Let me start the recording. Yeah. So yesterday, first class was there in from for electromagnetic theory, and आप लोगों को सबको obviously you all know the syllabus that it starts from Coulomb's law, then ends up to relativistic electrodynamics, right? Very advanced topic in which tensors and all is used. Okay, and special theory of relativity is also used. But we have to build up slowly and slowly. So मैं चाहूंगा कि आपको कोई भी डाउट आए, कोई छोटी चीज है उसको भी आप उतने ही अच्छे से सुने, फिर एडवांस में हम जाएंगे उसको भी हमें उतने ही अच्छे से करना है, ठीक है? और क्लास को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाते हैं। आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो वो आप आराम से अनम्यूट करके और आराम से पूछ सकते हो, ठीक है? सो वी विल जस्ट प्रोसीड इन दैट मैनर, ओके? सो just to revise, in previous class, I told you about vector field, first thing, okay? That it will be a function of position vector and it will represent the whole property of a region R, okay? किसी पूरे region R की पूरी property हम इससे जान सकते हैं, तो vector field किसी भी point पे उस vector की value को बता देगा, okay? Any point x, y, z. I told you about the rectangular system, which you already know. Just to revise, that Cartesian coordinates x, y, z, I told you. The position vector, I told you. Then I also told you about the resolution, जो कि आप class 12 से पढ़ते आए हो, resolution of vectors. But still, it will be important and relevant for these exams. बहुत जगहों पे हमें इसको यूज करना पड़ेगा, तो रेजोल्यूशन ऑल्सो आई टोल्ड यू। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ गए, क्योंकि मैंने आपसे बोला है कि मैं वेक्टर्स को धीरे धीरे करके पूरे टॉपिक में इंट्रोड्यूस करता रहूंगा, वेक्टर कैलकुलस को, जहां जहां पे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी। बिकॉज पहले से पूरा मैथमेटिक्स की तरह पढ़ा दोगे तो भी यू नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में वो उतना हेल्पफुल नहीं रहता, और उसका दिमाग पे एक बोझ भी आ जाता है कि डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, कर्ल, डाइवर्जेंस, स्टोक्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, तो वो सब एक्चुअल जहां पे अप्लाई होना होगा वहां पे हम उसको थोड़ा सा रुक के, थोड़ा ठहर के देख लेंगे, ठीक है? एंड वन थिंग was there कि suppose there is a vector r is equal to x I cap plus y j cap plus z k cap, okay? So if you want to know the direction, so ये देखो, इसमें तो ये बड़ा ही एविडेंट है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन एंड दिस इज द डायरेक्शन। बट इन जनरल वेक्टर तो एन डायमेंशनल होता है, राइट? मैथमेटिक्स के हिसाब से वेक्टर क्या होता है? इट विल बी x1 वेक्टर प्लस x2 वेक्टर प्लस x3 वेक्टर प्लस डैश डैश डैश। इन जनरल इट विल बी एन डायमेंशनल वेक्टर, राइट? कोई जरूरी तो है नहीं कि हमेशा आई कैप, जे कैप और के कैप रहे। तो अगर मुझे यूनिट वेक्टर देखना है तो मैं कैसे देखूंगा? अगर मुझे x1 कैप देखना है तो मैं डेल r ओवर डेल x1 करूंगा और इसी के मॉड से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, डेल r बाय डेल x1, इसके मॉडुलस से डिवाइड। अब ध्यान रखना, ये जो जनरल कॉन्सेप्ट है, इसी से मैं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, सब में यूनिट वेक्टर्स निकाल लूंगा। तो प्लीज दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं कोई वेक्टर ले लेता हूं विच इज, दिस इज द एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। So how I will write the vector in this direction? This is suppose x1. So this will be given by del r. ध्यान से देखना, ये बहुत बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। del r by del x upon mod of del r by del x. Is that okay? So what is del r by del x? Tell me. Yes. What is sorry, Konika? What is del r by del x?
हु विल टेल? बताइए बताइए। आई आई वांट कि आप लोग पार्टिसिपेट। रवि, कैन यू टेल? आई कैप। आई कैप, वेरी गुड। एंड ओवर mod of this is 1, 1। so this is I cap। तो अब समझ में आया ये I cap कैसे निकलता है? तो जब हम और दूसरे वेक्टर्स के साथ, देखो कार्टेशियन में तो बहुत ऑब्वियस है, हमें पता है आई कैप, जे कैप, के कैप, बट जब हम दूसरे वेक्टर्स में डील करेंगे और एक वेक्टर को दूसरे में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो ये आप अच्छे से नोट कर लो, दिस प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट वेक्टर्स विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस पे मैं दोबारा आऊंगा जब हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को डील करेंगे, ठीक है? इज दैट ओके? तो इतनी चीजें बताने के बाद मैंने कूलम्ब्स लॉ आपको बता दिया था और कूलम्ब फील्ड बता दी थी, और फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड, सो कूलम्ब्स लॉ बता दिया था एफ, और फील्ड बता दी थी। सो व्हाई वी केम टू फील्ड फ्रॉम फोर्स, कौन बताएगा जल्दी से, क्विकली बताएंगे कोई? यस, समबडी? Because for n points it is difficult to measure force, so No, we no, will no, no, generalize। no, that is not the reason. Think something else. मैंने बताया था लास्ट क्लास में, because force is property between two charges. So you have a system and you have another charge. There can be many charges, we will take vector sum, but it is property between two. जबकि field जो है वो सिर्फ सिस्टम की प्रॉपर्टी है, क्योंकि आपने क्या किया, पर यूनिट चार्ज निकाल लिया। यस और नो? सो फील्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, और फील्ड का कोई फिजिकल मतलब नहीं है। डोंट ट्राई टू डिराइव एनी फिजिकल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में साई है, वो एब्स्ट्रैक्ट होता है, और साई से हम बहुत सारी क्वांटिटीज निकाल सकते हैं। एक बार हम साई स्क्वायर लिख लें तो बहुत सारी क्वांटिटीज निकाल सकते हैं। उसी तरीके से फील्ड भी एब्स्ट्रैक्ट है, जैसे पार्टीशन फंक्शन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, पार्टीशन फंक्शन इज नॉट हैविंग एनी मीनिंग, but we can, I mean, that is not a physical quantity, but we can derive many physical quantities from partition function। okay? काफी समय तक बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट फील्ड को कुछ फिजिकल चीजें समझते रहे, और तुमने वो ईथर वगैरह का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जो बाद में फेल कर गया, ठीक है ना? तो इवन मैक्सवेल और इस टाइप के ग्रेट साइंटिस्ट भी पहले सोच रहे थे कि इट शुड हैव सम फिजिकल मीनिंग, बट नाउ व्हाट वी अंडरस्टैंड इज कि इट्स जस्ट abstract mathematical concept and we can calculate everything from it। okay? so ये इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। फिर मैंने दो प्रॉब्लम्स कराई थी, वो आप सबको समझ आ गई थी ना? those two problems we all understood। अब देखो एक और मैं छोटी सी प्रॉब्लम लेता हूं। वो प्रॉब्लम ये है कि सपोज मेरे पास एक स्क्वायर है, ओके, और स्क्वायर के चारों साइड पे चार्जेस हैं Q, Q and Q। These are the charges, and I want to know electrically neutral points। What do you mean by electrically neutral points? That means electric field will be equal to zero। electric field will be equal to zero। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो इसीलिए देखो मैंने बहुत ही सिंपल केस से शुरुआत करी थी, अगर आपको याद हो कि प्लस क्यू इतना सिंपल केस लिया था। तो ये पॉइंट क्या था बताओ? What was this point? This was electrically neutral point। very good। so this point was electrically neutral। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ गई थी। so इसी तरह से मैं इसमें जानना चाहता हूं कहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, बताइए। यस, At the center। एट द सेंटर। ये तो ये तो ये तो सबको पता है। ये तो मैंने कल आपको 2 चार्ज, 3 चार्ज, 12 चार्ज, 13 चार्ज, सब में फील्ड क्या आती है अगर इक्वल एंगल पे है तो? जीरो आती है, ठीक है, बाय सिमेट्री। यहां पे भी जीरो है, बट मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या कोई और भी न्यूट्रल पॉइंट होगा? Will there be any other neutral point? वो देखने के लिए मुझे किसी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना होगा। ध्यान से सोचो कैसे निकालेंगे जनरल पॉइंट।
सो मुझे किसी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखनी होगी, उसको इक्वल टू 0 करना होगा, उससे जो x कॉमा y की वैल्यू आएगी वही तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पॉइंट्स बताएगा। यस और नो? Yes. सो अगर मैं कोई जनरल पॉइंट ले लेता हूं P, और इस ये P x कॉमा y है, इससे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेता हूं P E P x कॉमा y, उसको 0 करके x कॉमा y को सॉल्व कर लेता हूं, दैट विल गिव मी न्यूट्रल पॉइंट्स। यस और नो? इन प्रिंसिपल दैट इज हाउ वी गो। यस। Yes, sir. लेकिन ये करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि देखो दो वेरिएबल में इक्वेशन बन जाएगी, और जब तुम यहां जनरल पॉइंट लिखोगे तो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो थोड़ा सा दिमाग अगर लगाएं, और यहां पे देखो तुम क्या करना चाहोगे, तुम इस तरीके से एक्स वाई एक्सिस बनाओगे और यहां पे कोई जनरल पॉइंट लोगे, यू विल टेक अ जनरल पॉइंट हियर, और फिर जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएं हम, और इस सिस्टम को थोड़ा सा रोटेट कर दें, बिकॉज सिस्टम को बदलना नहीं है, जस्ट आई विल रोटेट इट लाइक दिस, नथिंग विल हैपन। क्यू चार्ज, क्यू चार्ज, क्यू चार्ज एंड क्यू चार्ज। एक मिनट, थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहता हूं ताकि कंपोनेंट्स जो हैं वो थोड़ा अच्छे से बने। सो लेट अस मेक इट लाइक दिस, दिस, दिस एंड दिस, एंड नाउ दिस इज द एक्सिस। अब फायदा ये होगा कि मैं जनरल पॉइंट वहां पे जो लेना चाह रहा था वो मैं डायगोनल पे ले सकता हूं। यस और नो? बिकॉज ये चार्जेस अपोजिट यहां पे हैं डायगोनल्स पे, तो इस पे कोई पॉइंट ले लेता हूं, जहां पे जनरल पॉइंट ले लेता हूं कि क्या कोई पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, जो कि सिमेट्रिकली ऐसा लगता है कि लाई कर सकता है। इज दिस ओके? ये ट्रिक समझ आई सबको? Yes, sir. अब इस पॉइंट पे देखो जरा क्या करना है। इस पॉइंट पे ये सपोज ए है, ओके, बिकॉज इट वॉज अ स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? ए, और इसकी वैल्यू हो गई x। अब मुझे 1D में ही काम करना है। फायदा ये है कि जब तुमने उसको टर्न कर लिया और डायगोनल को ही एक्सिस बना दिया, तो तुम्हें 1D में काम करना, नहीं तो वहां 2D में काम करना पड़ता। यस और नो? सो इसको x लिख लिया, तो इसकी डिस्टेंस, इस चार्ज की डिस्टेंस यहां से लिखनी पड़ेगी, और इस चार्ज की डिस्टेंस यहां से। देखना ध्यान से, ये बताओ कि इसका नंबरिंग कर लेता हूं 1 2 3 एंड 4। तो इस पॉइंट पे कितनी फील्ड्स होंगी? यस, जल्दी जल्दी, हाउ मेनी फील्ड्स? Four. या 4? 4. तो 4, sir. एक 1 की, ध्यान से देखना, 1 की वजह से जो फील्ड होगी इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो अच्छा चल ही नहीं रहा, एक सेकेंड। 1 की वजह से जो फील्ड होगी इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, यू एग्री? Yes, sir. 2 की वजह से जो फील्ड होगी इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, यस। 3 की वजह से जो फील्ड होगी इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, और 4 की वजह से जो फील्ड होगी इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। इतना एग्री करते हो सब लोग? तो जरा नॉमेनक्लेचर कराओ। ये कितना होगा? E1, ये कितना होगा? E2, ये कितना होगा? E4, और इधर वाला कितना होगा? E3। करेक्ट? अब इसी को मुझे रिजॉल्व कर लेना है, करेक्ट? सो अब मैं थोड़ा और सिंप्लिसिटी के लिए अपनी एक्सिस को शिफ्ट करके यहां कर देता हूं, ताकि थोड़ा सा वेक्टर्स में आसानी हो जाए। तो मेरी एक्सिस आ गई यहां इस तरीके से। अब देखो जरा कौन कौन से वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर इधर है E1, दूसरा वेक्टर इधर है E2, तीसरा वेक्टर इधर है E4, और चौथा वेक्टर इधर है, दैट इज E3। इज दैट ओके? और E2 और E1 दोनों सेम है मैग्नीट्यूड में, तो ये हटा देता हूं, बताना अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो। सो मैंने क्या लिख लिया? E1 और E2, बिकॉज अभी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, सो इट इज सेम। यस? सो इफ आई टेक दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा, सो आप ध्यान से देखना जब आप यहां बनाओगे ऐसे, सो दिस एंगल विल ऑल्सो बिकम थीटा। यस और नो?
एंड इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल विल ऑल्सो बिकम थीटा. कौन से एंगल हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो दिस विल ऑल्सो बिकम थीटा. नाउ डिवाइड इट इन कंपोनेंट, जो मैंने आपको रेजोल्यूशन सिखाया है. इस साइड आ जाएगा ई कॉस E थीटा, cos theta. और इस साइड आ जाएगा ई कॉस थीटा. करेक्ट. और इस साइड आ जाएगा ई साइन थीटा, ई साइन थीटा, और इस साइड आ जाएगा ई साइन थीटा. तो इसको 2 ई साइन थीटा लिख लेता हूं. सो इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कोई फील्ड नहीं होगी, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे. ई कॉस थीटा और ई कॉस थीटा, दे विल कैंसिल ईच अदर. करेक्ट. और यहां पे कुछ फील्ड का बन रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं ई वाई लिख लेता हूं, जस्ट वाई डायरेक्शन में जो फील्ड होगी, और दैट विल बी E4 प्लस 2E साइन थीटा. और किसको किसको बैलेंस कर लेना है? अगर ऊपर और नीचे वाली फील्ड बैलेंस कर लें एक दूसरे को, तो हमें न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा. दिस इज इक्वल टू E3. दिस इज द इक्वेशन. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E, विच इज E1 E2? बताओ जरा. E कूलम्स लॉ से K Q Q1 Q. over, let us take this as R, this as R. So by R square, you agree with it? And R square will be equal to X square plus, what will be this? A root 2 by 2. स्क्वायर का डायगोनल होता है साइड रूट 2, तो ये आधा है, तो साइड रूट 2 by 2, so it will be A by root 2, so it will be A square by 2. देखो जरा, ये R square की वैल्यू हो गई. What will be the value of cos theta? इसकी भी जरूरत पड़ेगी sin theta की. What will be the value of sin theta? Sin theta is perpendicular upon hypotenuse. It is x by r. Yes? Is that Yes, okay? sir. Now what is the value of E4? अब देखो कूलम्स लॉ ये सिंपल सा, और इसीलिए मैं ये इसलिए दिखाना चाहता हूं प्रॉब्लम, कि इलेक्ट्रिक फील्ड मामूली से कूलम्स लॉ में भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, और इसीलिए हम पोटेंशियल फॉर्मुलेशन में जाते हैं, जहां पे पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वहां पे हमें डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखना पड़ता. ठीक है, दैट इज अ स्केलर फील्ड. तो अब देखो क्या क्या निकल गया. E निकल गया. यस. एंड व्हाट अबाउट E4? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ E4? कौन बताएगा? K Q ओवर दिस मच डिस्टेंस. कितनी है ये? X प्लस A root 2. A by root 2 होल स्क्वायर. भाई ये डिस्टेंस x है, और ये डिस्टेंस कितनी है? A by root 2. करेक्ट. एंड व्हाट इज सो दिस इज E4, एंड व्हाट इज E3? E3 भी बता दो, बस काम खत्म हो जाएगा. व्हाट इज E3? सो E3 इज दिस डिस्टेंस. ये कितना होगा? K Q by, X minus A by root. no not A x by minus, root. A by root 2. A by root 2 minus x होल स्क्वायर. देखो हाई स्कूल ज्योमेट्री लग रही है, किसी भी चीज को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. सो दीज आर द वैल्यूज. अब इसको इस इक्वेशन में पुट करके और x की वैल्यू निकालनी है. ये आपका होमवर्क है, और मैं होमवर्क इसलिए दे रहा हूं कि भी आपको और डिफिकल्टी लेवल पता चलेगा. तब मैं आपसे कहूंगा कि भाई हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड को कूलम्स लॉ से निकालना बहुत मुश्किल है, और इस तरीके के न्यूट्रल पॉइंट्स निकालना बहुत मुश्किल है. सो यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं यहां तक इस क्वेश्चन में. इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज टेल मी. सॉरी सर, शायद ये A root 2 by 2 है शायद. A लेंथ root 2 by 2. A root 2 by 2 ही तो लिखा हूं मैं. ओके सर, वो सर मैं वैसे कर रहा था पूरा. सॉरी सर. कोई बात नहीं. तो थोड़ा सा हम लोग बातचीत वाले माहौल में ही क्लास को करते हैं. आपको कोई डाउट है तो आराम से पूछो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. और अभी देखो 1-2 क्लास के अंदर ही हम लोग ऐसी चीजों को डिस्कस कर रहे होंगे कि जो शायद
मतलब आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप पोटेंशियल फॉर्मुलेशन में आते हो वो थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। और ये भी देखो कि मैं क्या कर रहा हूं कि सिर्फ पॉइंट चार्ज की हेल्प से आपको सारा फॉर्मुलेशन सिखा दूंगा, ताकि आपको डिफिकल्टीज जो कोऑर्डिनेट्स की वजह से आने वाली हैं उससे पहले ही आपको क्लियर हो जाए कि एटलीस्ट मुझे फॉर्मुलेशन क्लियर है, थोड़ा बहुत कैलकुलस में दिक्कत है वो मैं धीरे धीरे करके आप दूर कर लेंगे। तो इसमें एनी डाउट? नाउ यू कैन गो अहेड ना विद दिस इक्वेशन। सबकी वैल्यू पता है पुट करके? यस, एंड Yes, sir. यू कैन गिव अ ट्राई टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखो एक्स की वैल्यू जो भी आती है उसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि न्यूट्रल पॉइंट कहां होगा इस ओ से, राइट? तो इससे देखे कैसे फायदा हुआ, जस्ट थोड़ा सा रोटेशन किया आपने और कैसे आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में फायदा हुआ, इस बात पे ध्यान दिया आपने? Yes, sir. ओके, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। अगर स्क्वायर ऐसे रखता होता और आप जनरल पॉइंट ले लेते तो एक्स कॉमा वाई में फंस जाते। ओके, यहां पे क्या हुआ कि एक कंपोनेंट जो एक्स वाला था वो सीधा 0 हो गया। ओके, सर सेकंड डायगोनल पे भी उतने ही पॉइंट पे होगा ना जितना हाँ, उस तो पे? अब हमें ये भी व्हाट इज योर नेम? रवि सर। रवि। ये रवि। बहुत बहुत ही बढ़िया बात आपने पूछी कि भाई यहां पे अगर हमने निकाल लिया तो बाई सिमिट्री हम यहां पे भी डिक्लेयर कर देंगे उन्हीं को न्यूट्रल पॉइंट्स। यस और नो? क्योंकि भाई यस जो सर। कुछ यहां हो रहा है इसको एक बार और रोटेट कर दें तो वही यहां भी हो रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस ना? तो इस तरह से Yes, भी sir. इस तरह से भी ये सिमिट्री बहुत अच्छी है जो हमने सेलेक्ट करी है। ओके, आगे बढ़ा जाए भाई। होमवर्क नोट कर लिया सबने? चलो, कैन आई इरेज दिस? यस, Yes, sir. ओके, ओके, सो let us take another question. अभी भी सिंपल कूलम्स लॉ और कूलम्स फील्ड, कूलम्स फोर्स एंड कूलम्स फील्ड, इस पे बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जो हमें एक बार डिस्कस करना चाहिए, राइट? अब एक और क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। दैट क्वेश्चन इज लाइक दिस कि हमारे पास एक वायर है, द वायर इज लाइक दिस एंड this wire is having some q charge is given, so the charge is spread on this wire, right? This it spreads like this. q charge आपने दिया, पूरे वायर पे फैल गया। तो होगा क्या, आप जरा ध्यान से सोचना। अगर इस तरीके से वायर पे फैल गया है तो ये वाला पार्ट, सारे पार्ट एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यस और नो? Yes. हर पार्ट जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेगा या नहीं करेगा? तो करेगा सर, सेम चार्ज. सेम चार्ज है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो अगर ये चार्ज तुम बढ़ाते जाओ तो इस पे रिपल्शन भी बढ़ता जाएगा, राइट? यस और नो? तो Yes, sir. मैं अब एक क्वेश्चन पूछता हूं कि यहां सेंटर पे अगर मैं क्यू नॉट चार्ज ले आऊं तो ये जो वायर है इस पे कितना टेंशन बढ़ जाएगा? सो राइट द क्वेश्चन। कैलकुलेट force of stretching if q naught charge is placed at the center। अब थोड़ा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है ना, स्ट्रेचिंग फोर्स तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है ना। जैसे कोई वायर होता है तो अगर आप उस पर फोर्स बढ़ाते जाओ तो एक फोर्स आएगा कि वो टूट जाएगा, यस और नो? सो कैलकुलेट force of stretching if q naught charge is placed at the center। मैं सेंटर पे क्यू नॉट चार्ज रखा तो मुझे बताना है कितनी स्ट्रेचिंग बढ़ जाएगी। तो अगर मुझे स्ट्रेचिंग का बढ़ना निकालना है, ध्यान से सुनना, तो पहले मुझे बगैर चार्ज के स्ट्रेचिंग निकालनी होगी।
फिर मुझे विद चार्ज स्ट्रेचिंग। तो पहले ये बताओ सबको फील हो रहा है कि नहीं कि अगर यहां चार्ज डालता जाऊं तो स्ट्रेचिंग बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी? यस और नो? बिकॉज ऑफ द रिपल्सिव फोर्स। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं पहले इस चार्ज को हटा दूं, इसके बगैर निकाल लूं, और बाद में चार्ज को इंट्रोड्यूस कर दूंगा और उसके साथ निकाल लूंगा। इस पे आप एग्री करते हो? तो जरा देखते हैं। तो अगर इसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लेता हूं, थोड़ा बड़ा ले रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे बस, अदरवाइज दिस इज वेरी वेरी स्मॉल। सो अगर मैं ये टुकड़ा ले लेता हूं तो स्ट्रेचिंग तो ऐसे होगी टेंजेंशियल, यस और नो? दिस इज द स्मॉल पार्ट विच आई एम टेकिंग, तो stretching will be like this. So suppose this stretching is T, this stretching is T, correct? और इसको आप यहां से ड्रॉ कर लो तो इसके टेंजेंशियल कंपोनेंट्स इस तरीके से निकल आएंगे। तो इस एंगल को क्या करता हूं, इसको मैं 2 थीटा ले लेता हूं सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि ये थीटा बन जाए और ये वाला भी थीटा बन जाए। ध्यान से देखना भाई। तो इस तरफ कितना कंपोनेंट आएगा? रिजोल्यूशन में पढ़ा चुका हूं, जल्दी से बताओ। इस तरफ कितना कंपोनेंट आएगा अगर इधर टी है तो? T cos theta. टी cos टी थीटा। कॉस थीटा। और इस तरफ कितना आएगा? सेम सिचुएशन इधर आ जाएगी, टी 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 कॉस टी cos थीटा यहाँ। टी कॉस थीटा इधर आ जाएगा। और इस तरफ कितना आएगा? टी कॉस टी थीटा। sin तो sin थीटा। टू टी साइन थीटा बोलो, कितना आ जाएगा? 2t sin थीटा। 2t साइन थीटा। एग्री कर रहे हो आप? ठीक है। तो ये वाले स्ट्रेचेस तो एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, और जो रिपल्शन हो रहा है इस टुकड़े पे, रिपल्शन किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ द चार्ज dq। तो मान लेते हैं कि इस टुकड़े पे चार्ज dq है और उसी की वजह से रिपल्शन हो रहा है। सो बिकॉज ऑफ दैट यहां पे आप देखो जरा। सो पहले जो था वो हमने माना कि t था, और अब जो होगा वो t प्लस डेल्टा टी हो जाएगा, और वो इस बार इसको बैलेंस कर लेगा। तो अब क्यू नॉट चार्ज लाके रख दो। तो अगर तुमने क्यू नॉट चार्ज यहां रखा, राइट, तो अभी तो पहले सब कुछ बैलेंस स्टेट में है, तो अब ये बढ़ के कितना हो जाएगा? टी प्लस डेल्टा टी। डेल्टा टी। यहां पे कितना हो जाएगा जो टेंजेंशियल है? टी प्लस डेल्टा टी। डेल्टा टी। और यहां कितना हो जाएगा बोलो? यस, 2 2t टाइम्स plus टी प्लस t. डेल्टा टी। करेक्ट? इज दैट ओके? सो पहले केस में क्या था कि अब दो इक्वेशन बनेगी, अब ये अभी भी ये बैलेंस कर लेगा। अब बस एक बात और आ जाएगी कि जो तुमने क्यू नॉट चार्ज रखा है यहां पे, इस तरफ एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा। बताओ कितना होगा? वो कूलम्बियन फोर्स होगा, Fc। उसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ भाई, पढ़ चुके हो? K Q1 Q2 ओवर, dq upon r। ये डिस्टेंस कितनी है? R स्क्वायर। तो अब ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, करेक्ट? सो पहले क्या था कि 2t साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा था पहले? 2t साइन थीटा इज इक्वल टू क्या था बताओ? जो भी फोर्स लग रहा था, Fc वेट। तो अब नाउ राइट फोर्स बैलेंस इक्वेशन, फोर्स बैलेंस इक्वेशन। सो एक बात और यहां पे मैं पहले ही कर देता हूं मैथमेटिक्स, कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो 2 थीटा एंगल है, और आर्क है सपोज डीएल, तो आर्क इज डीएल, और अपॉन रेडियस है आर। तो ये भी हम कहीं यूज कर लेंगे अभी। 2 थीटा इज इक्वल टू डीएल अपॉन आर। इज दैट ओके? ठीक है। तो Yes, अब ये sir. बताओ यस सर। कि
जो फोर्स इस पे जो एक्स्ट्रा कूलम फोर्स लग रहा है और उससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe लग रहा था, तो पहले जो बैलेंस कर रहा था इसको रखने से पहले वो इक्वेशन क्या बनेगी, 2t व्हाइट चौक 2t साइन थीटा इज इक्वल टू, उसको लिख लेता हूं F इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये पहली इक्वेशन हो गई। और दूसरा, जब आपने Q नॉट चार्ज रख दिया तब क्या हुआ, 2t प्लस डेल्टा टी, अब टेंशन बढ़ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू, और अब क्या हो गया, Fe के साथ एक और फोर्स लगने लगा, उसका नाम क्या है, K Q नॉट डी क्यू बाय आर स्क्वायर। यहां तक अच्छे से देख लो, ये समझ में आ गया तो फिर काम खत्म। तो इधर जो टेंशन खींच रहा था उसको ये रिपल्शन वाला फोर्स जो पहले मौजूद था इस टुकड़े पे पूरे चार्जेस की वजह से जो रिपल्सिव फोर्स मौजूद था वो मैंने Fe के तरीके से ले लिया है। तो ये बिफोर था, ये आफ्टर है, दिस वाज बिफोर और ये आफ्टर। कोई भी डाउट है आराम से पूछ लो। अब क्या करोगे, इसको ओपन कर लो। सर ये जो टेंशन, हाँ जी बोलिए। यस, सर ये जो टेंशन का डायरेक्शन है वो थोड़ा समझाएंगे। भाई जैसे कोई वायर है, मान लो कोई ठीक है, समझाएंगे। यस। कोई क्लोज्ड वायर है, ठीक है, और उस वायर में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, कि यानी कि वो वायर कैसे लगेगा, कि पूरे पूरे वायर का साइज जो है वो बड़ा होने की कोशिश हो। जो चार्ज फैला हुआ है वो यही तो कोशिश करेगा। सोच के देखिए आप, अगर चारों तरफ से रिपल्शन लग रहा है तो वायर क्या होगा, अपने मैक्सिमम साइज पे आ जाएगा। तो वायर में स्ट्रेच आना शुरू होगा, तो वो स्ट्रेच हमेशा टेंजेंशियल होता है, जिस भी पॉइंट से देखोगे उससे टेंजेंशियल होगा, ठीक है ना, अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर। ओके, इस वाले इसकी डायरेक्शन की बात कर रहे हो ना, सो इट विल बी टेंजेंशियल, ये सर टेंजेंशियल। हाँ। ओके, सो अब देखो, ओपन करो जरा, 2t साइन थीटा प्लस 2 डेल्टा टी साइन थीटा इज इक्वल टू Fe प्लस K Q नॉट डी क्यू बाय आर स्क्वायर। 2t साइन थीटा से Fe को कैंसिल कर दो, ये तो पहले भी बैलेंस हो रहा था। तो जो नया चेंज आया टेंशन में वो कितना आ जाएगा, 2 K Q नॉट डी क्यू बाय आर स्क्वायर ओवर 2 साइन थीटा। यस और नो, दिस इज द चेंज इन टेंशन। और अब देखो जरा, ये मैंने पहले ही लिख दिया था आपके लिए कि साइन थीटा, बिकॉज एंगल छोटा है तो साइन थीटा को लगभग मैं थीटा ले रहा हूं, यू नो ना, व्हेन थीटा इज स्मॉल साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। सो अब जरा वैल्यू लिखो, डेल्टा टी इज इक्वल टू के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर इंटू 2 इंटू साइन थीटा की जगह क्या लिख देंगे, यस थीटा, यहां पे डी क्यू हो गया। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। सो अब देखो जरा, टोटल चार्ज क्यू है भाई, हमें तो नोन पैरामीटर्स के टर्म में लिखना है ना, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डी क्यू बताओ। सो चार्ज ऑन दिस स्मॉल लेंथ dl will be equal to, can anybody tell, q by 2 pi r into dl. Yes, so it will be equal to k q naught into, what is dq, q into dl over r square into 2 pi r into 2 into what is theta, yes, dl by 2r, dl by 2r. So
कैंसिल कर दो जो चीजें कैंसिल हो रही हो। डीएल से डीएल कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, आर से आर कैंसिल हो रहा है, एंड दिस इज योर डेल्टा टी। एक बार ध्यान से देख लो, कोई भी डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन के बारे में कुछ भी पूछना है, स्टोरी की तरह पूरा क्वेश्चन आपको पता चल गया है या नहीं, ये भी बताओ। So just Coulomb's law and you can see that little bit of, अब अगर हर वायर की अपना एक स्ट्रेचिंग फोर्स होता है कि कितना वो सह सकता है, तो अगर वो पता चल जाए कि वो कितना फोर्स सह सकता है उसके बाद टूट जाएगा, तो मैं ये बता सकता हूं कि कितना चार्ज रख दें तो टूट जाए ना, यूजिंग दिस इक्वेशन। ओके, सो टेल मी, दिस इज 100% क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. Any doubt in this question? Anything you want to ask? So you can see कि ऐसा कुछ स्ट्रेचिंग से रिलेटेड कभी कुछ आए तो टेंजेंशियल फोर्स लेके आप कंपोनेंट में डिवाइड करके यू कैन सॉल्व। ओके, सो आई एम इरेजिंग दिस। Okay, now another question, let me discuss just based on what we have done till now. Okay, so in this question we have two bobs like this, and they are at equilibrium because they are having some charge q. So they are at equilibrium and this angle is theta. Okay, correct? So two small equally charged spheres, each of mass m, their mass is m. Okay, and they are suspended from same point by silk thread, and the silk thread is of length L. It is suspended like this, and this x is actually given that it is very small. That means theta is very small. So it is given that x is very small. So कहीं मुझे sin theta को theta लेना हुआ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना? X is very small than L. Now I have to calculate that if charge is leaking with the rate dq by dt, ये charge लगातार कम होता जा रहा है with the rate dq by dt, so I have to calculate the profile of velocity with which they will approach each other. Because जैसे ही ये equilibrium किसकी वजह से है? क्योंकि there is a repulsive force, right? There is a repulsive force and there is a gravitational force, so that's why this is the equilibrium. But if the charge starts going down, they will approach each other with some velocity, and we have to find out the profile of this velocity. Is the question clear to everybody? Tell me. Sir, can you repeat? Konika, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, सॉरी, एक बार। Sir, एक बार question repeat करेंगे? मैं ये कह रहा हूं कि एक बार फिर रिपीट कर दूं ना, यही कह रहे हो? हाँ जी सर। सो दो स्फेयर्स हैं, उनका चार्ज q है, मास m है, और वो जो है वो किसी थीटा एंगल पे ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है। बिकॉज ये चार्ज है तो दोनों में रिपल्शन होगा, और बिकॉज मास है तो ये पास भी आना चाहेंगे। अगर मान लो चार्ज ना होता तो ये क्या होते, दोनों मास यहां आ जाते बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, यस और नो? बट बिकॉज ऑफ द रिपल्शन दे आर hanging like this at some angle theta, and this angle is small because it is given this x is small.
this x is smaller than L, that means the angle is small. So कहीं जरूरत पड़ेगी तो we can take sin theta is equal to theta. This indication is already given. Now the charge starts leaking, so that equilibrium will be disturbed, and the force, repulsive force, will start decreasing. So they will approach with some velocity. If this dq by dt, they have given that this dq by dt is some constant. Okay, with constant rate the charge starts leaking. So what will be the velocity of their approach? इस velocity की profile निकालनी है. अब बताओ कोनिका, now it is clear. Yes, sir. So now if you see a charge, why this was in equilibrium, please understand, because there was a Coulombian repulsion from this, right? Yes, यहां से एक Coulombian repulsion इधर आएगा, mg इधर है, right? Tension T इधर है, and this angle is also theta, and this, you know this is T cos theta, and this one is T sin theta, right? And because this distance is not much, so ये curvature मैं neglect करके चलूंगा, I will take it as a straight line, you know all that. So otherwise क्या होता है कि when you draw mg in this side, this will become your this is theta, and what will be this angle? Theta. Theta. And this will become mg cos theta, and this will become mg sin theta. mg sin. अब देखो resolution of vector फटाफट यूज कर रहा हूं, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है. So because this is vertically opposite angles, so they are alternate angles. So mg cos theta this side, it will balance the tension, and this side we will have a resultant force. So इधर तो balance कर लेगा, t cos theta जो है वो mg को balance करके रखेगा, right? So इधर कोई problem नहीं है. और ये जो t sin theta है जो कि इस साइड लग रहा है, और ये एंगल भी थीटा है, ये छोटा है एंगल, तो इसको लगभग मैं इसी तरीके से मानने वाला हूं, ठीक है ना? ये अप्रोक्सीमेशन में लेने वाला हूं. सो व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड्स O? दैट विल बी द रेस्टोरिंग फोर्स, जो इसको वापस लेके आना शुरू करेगा, ठीक है? और वो क्यों शुरू होगा? बिकॉज चार्ज लीक कर रहा है, चार्ज लगातार कम हो रहा है, तो फोर्स कम होता जाएगा. अब बताओ जरा ये फोर्स कितना होगा इस तरफ? T sin theta minus. So this will be T Theta. sin theta. So let me take the force is equal to, the restoring force F is equal to, what will be that? So पहले equilibrium पे लिखते हैं, what will be at equilibrium, और उसके बाद फिर चार्ज को लीक कर देंगे. FC is equal to, tell me भाई, T sin theta. यहां तक कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब जल्दी से कूलम्स लॉ बताओ भाई, सबको पता है कूलम्स लॉ. व्हाट इज कूलम्स लॉ? K Q square over, Q square. what is this distance? Q square. What is this distance? X 12 square? sin theta. No, this is X, na? This distance is X, na? Between them. Let us take this distance is equal to X. So this distance is X. So KQ square by X square is equal to, yes, T sin theta. T sin theta. And what is this equal to? So theta को क्या ले सकता हूं मैं? Sin theta equal to theta. Sin theta is equal to theta. Arc upon radius. So angle is equal to arc upon radius, right? So it will be equal to how much? Angle to theta is equal to arc upon radius, right? L. Is this okay? So it will become KQ square over X square, and this will become T sin theta
and sine theta is equal to x by 2l. So this will become x by 2l, like this. Yes. And what will be the value of the t? ये जो बैलेंस वाली इक्वेशन थी, what will be the value of t? Almost mg. mg, because theta is small, so I can take it mg. So this is the equation that we got. Now get the value of x quickly. So x cube will become, कितना हो जाएगा? x cube is equal to alpha, सबको alpha में डाल दे रहा हूं, q square. q square. Correct? And take the derivative. So 3x square dx by dt, which is going to give us velocity, will be equal to alpha 2 times dq by dt. Correct? Yes, sir. So what will be the velocity proportionality जो हमें निकालना था finally? Yes. 2 into q. So 2 into q into dq by dt. कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? Sir, 2 into q into dq by dt. No. So the velocity is given by what? So this rate is given some constant. So it will become some constant upon power कितनी जाने वाली है? Sir, RHS should be 2 into q into dq by dt. 2 into q. Oh, sorry. Alpha into 2 into q dq by dt. Correct. So what proportionality we are going to get? Velocity is equal to कितना मिलने वाला है? alpha by twice q बाकी सबको dq by कांस्टेंट में dt रख दो. divided by 3x square. बाकी सबको कांस्टेंट में रख दो. ओनली q इज देयर, राइट? तो q को भी हटाना है हमें. q को हमें हटाना Yes, पड़ेगा. sir. So it will become what? Velocity is equal to some q into constant and by x square, right? और finally q को हम क्या लिख सकते हैं? What we can write? So actually मैं यहाँ पे जहां पे मैंने ये लिखा था ना, x cube alpha x square, अगर सीधा मैं यहाँ पे q is equal to लिख 3 लेता, by 2 कर देते सर. अगर सीधा यहाँ पे q इक्वल कर लेता तो ज्यादा आसान हो जाता. जस्ट गिव मी अ सेकंड, नहीं तो फिर मुझे वापस पुट करना पड़ रहा है. सो प्लीज जस्ट वेट अ सेकंड. दोबारा 2 बार क्वेश्चन में क्यों पुट करना है ना? तो मैं एक ही बार में लिख देता हूं कि अगर मैं q लिखूं, सो दैट इज सम कांस्टेंट टाइम्स x टू द पावर 3 by 2, राइट? ये ज्यादा सही तरीका है ना लिखने का. और dq by dt गिवन है कि ये कांस्टेंट है, तो dq by dt विल बिकम कांस्टेंट टाइम्स 3 by 2 into x to the power 3 by 2 minus 1 and dx by dt. yes or no? ये एक ही बार में हो जाएगा, एक दोबारा से उसको सब्स्टिट्यूट नहीं करना पड़ेगा. नाउ दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट एंड दिस वेलोसिटी आई वांट टू कैलकुलेट. तो देखो सिर्फ ये x टू द पावर हाफ बच गया, तो dx by dt जो कि वेलोसिटी है, दैट विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स some constant time, this will go into denominator x to the power half. ये आ गया. करेक्ट? तो q dot भी आएगा. q dot तो कांस्टेंट ही है ना. It is given that the charge is yes, sorry. leaking with constant rate, so that's why, so Yes, sir. dq by dt is a constant because the charge is leaking with a constant rate. So this is the velocity profile.
So you can see. Any doubt in this question? No, sir. So this is a very nice question where you just write. देखो बस ये स्टेप इंपॉर्टेंट था, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान से देखना, सिर्फ ये स्टेप इंपॉर्टेंट है. k q स्क्वायर बाय x स्क्वायर विच इज कूलम्स लॉ एंड इज इक्वल टू दिस. इसको जैसे ही आप बैलेंस करके लिखोगे और t को आपने जैसे ही mg लिख लिया बिकॉज थीटा वाज स्मॉल, इसके बाद इट इज वेरी सिंपल. यहां से जस्ट आप q लिखोगे तो q विल बिकम, बिकॉज यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, बाकी सब कांस्टेंट है, तो इसको अल्फा टाइम्स x टू द पावर 3 लिख लोगे, फिर इसको हटा दोगे, यहाँ पे 3/2 लिख लोगे, फिर dq by dt लिख लोगे विच इज अ कांस्टेंट अगेन. सो dq by dt से 3/2 x टू द पावर 3/2 minus 1 dx by dt विच इज वेलोसिटी. सो ये क्वेश्चन था ये कि what is the value of this a. So it was given that velocity is equal to some constant upon x to the power a. So options थे कि a is equal to half, a is equal to minus half, a is equal to 1, a is equal to 2. So what is correct option? Half. Half. So है ना अच्छा क्वेश्चन? Yes. Yes, sir. So, तो इसमें नीचे नोट में लिख लो कि हम क्यों इस डायरेक्शन में गए हैं. हमने पहले जहां रुका हुआ था वहां पे फोर्स बैलेंस इक्वेशन लिखी और फिर डेरिवेटिव किया बिकॉज नाउ थिंग्स हैव स्टार्टेड चेंजिंग, और फिर डेरिवेटिव करके हमने प्रोपोर्शनैलिटी निकाल ली. अब कोई बताएगा कि वेलोसिटी डिस्टेंस के साथ बढ़ रही है कि घट रही है? इट इज घट रही है सर माइनस. so नहीं, Velocity decreasing, sir, with increasing तो distance. बिकॉज दो फैक्टर काम कर रहे हैं, चार्ज तो कम हो रहा है बट जैसे जैसे पास आ रहे हो कूलम फोर्स भी तो रिपल्सिव है. यस और नो? यस सर. तो इसलिए उसका Yes, sir. ऐसा नेचर है. ओके, जब बहुत पास आ जाओगे तो वो भले चार्ज थोड़ा बचेगा बट उसका रिपल्शन शुरू हो जाएगा. ठीक है ना? सो इट इज नॉट दैट सिंपल. सो दिस वाज द क्वेश्चन ऑन कूलम्स लॉ एंड आई वांट टू गिव यू वन मोर क्वेश्चन इन होमवर्क जो कि आप लोग ट्राई करोगे. एक तो मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया है होमवर्क, एक सिंपल सा क्वेश्चन और होमवर्क में है, ये आप ट्राई करना कि एक क्यू चार्ज है, एक क्यू चार्ज है और यहां पे क्यू चार्ज है. ओके, सो इस क्यू चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है भाई? Zero. जीरो, बिकॉज यहाँ पे जीरो से फील्ड दोनों साइड से. फील्ड जीरो है ना. तो अब इसको जरा सा डिस्प्लेस करोगे तो क्या होगा कि ये वाला फोर्स ज्यादा लगने लगेगा. यस और नो? जैसे ही इसको Yes, sir. डिस्प्लेस करोगे ये पास आ जाएगा, ये दूर हो जाएगा, तो ये Yes, sir. फोर्स, तो ये उसको उधर धक्का मारने लगेगा, और जैसे ये इधर आएगा ये इधर इधर धक्का मार, तो क्या शुरू हो जाएगा? SHM. तो मुझे उस SHM की फ्रीक्वेंसी चाहिए. और हिंट है कि आप बस F रेस्टोरिंग लिख लो, रेस्टोरिंग फोर्स लिख लो, और अगर F इज इक्वल टू माइनस KX आ गया, इस तरीके का आ गया, तो आपको पता है K की वैल्यू कितनी होती है? M ओमेगा स्क्वायर होती है. पता है ना ये बात? यस सर. तो ये एक चार्ज है जिसका मास भी लिख देता हूं, स्मॉल m इज द मास. इसको थोड़ा सा आपने हिलाया तो इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग. वही सिंपल क्वेश्चन +2 का है, बस यहाँ पे फील्ड की वजह से ऐसा हो रहा है. एंड यू हैव टू कैलकुलेट दिस. तो आप ऐसा करोगे कि जब आप यहां लेके आओगे, देखना ध्यान से, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. यहां पे जब है तो ये, इसको आप x लिख लेना, ठीक है. और ये जो फोर्स यहां पे निकालोगे, रेस्टोरिंग फोर्स, उसको F इज इक्वल टू माइनस KX के फॉर्म में लिखने की कोशिश करना. सो यू विल गेट दैट. सो अगर ये डिस्टेंस a है, मान लो इफ दिस डिस्टेंस इज a, तो दो चार्जेस की वजह से इस पे फोर्स लगेगा.
एक Q1 की वजह से जो कि इधर धक्का मारेगा, एक इस Q की वजह से जो इधर धक्का मारेगा। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई? यस, अगर 2a minus x. इसको ऐसे A लिखता minus हूं, सॉरी ये O है, ये डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस कितनी है? a माइनस एक्स, ये कम हो गई, minus x. और ये a प्लस एक्स हो गई। बस यहां पे फोर्स निकाल लेना और इसकी वजह से फोर्स निकाल लेना और दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लेना, तो रेस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा, और फिर मुझे बताना कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। ओके, सर ग्रुप पे भेज देना सर। हाँ ग्रुप पे फोटो। करके भेजो। तो फिर तो अगर आप मेरे हर क्लास का होमवर्क करते जाओ, तो मान लो EMT 50-55 क्लास में खत्म होगी, तो 100 क्वेश्चन तो आप होमवर्क के ही कर डालोगे। ओके, और अगर क्लास के सारे क्वेश्चन कर रहे हो तो एक क्लास में मान लो 4 या 5 क्वेश्चन डिस्कस होते हैं, ठीक है, या 3-4 जो भी क्वेश्चन डिस्कस होते हैं, कुछ बड़े क्वेश्चन होते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो टोटल मिला के आप पर डे 7-8 क्वेश्चन करते हो, और 50 इंटू 7 कर लो तो 350 क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। सो नथिंग इज आउटसाइड ऑफ दैट। और ये सब मैंने जो क्वेश्चन कराए, ये सब किसी ना किसी एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। ओके, जैसे जस्ट का क्वेश्चन एक आपको कराया, और ये क्वेश्चन आपको नेट का कराया, ठीक है, कि इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। सो इज दैट ओके? Yes, sir. ओके, सो ओके देन, थैंक यू सो मच। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आप होमवर्क करके पोस्ट करना। ओके, थैंक यू, थैंक यू Sir. थैंक यू। Thank you, sir.